नमस्कार दोस्तों। आज हम जो अपना CET 2020 जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा का जो पेपर सॉल्यूशन का क्रम चल रहा था, उसमें आज हम 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अपन ने जो पिछला 41 नंबर से स्टार्ट किया था और 50 नंबर तक अपन ने 10 क्वेश्चन को कवर किया था। तो जो 50वां जो क्वेश्चन था उसमें एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है। जो अपना ये है JFET, जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके जो टर्मिनल्स के जो नाम मैंने बताए थे, तो उसमें एक छोटा सा करेक्शन है कि उसके जो ये जो रहेंगे टर्मिनल्स के नाम, वो रहेंगे सोर्स, गेट और ड्रेन। ठीक है, उसमें शायद वो सोर्स, गेट और ड्रेन की जगह बेस बोला हुआ था शायद, तो वो थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिए, वो थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो अब आज हम नेक्स्ट ना 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि एक JFET के टर्मिनल होते हैं, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं जिनका नाम है, तो उसका नाम है अपना C, जो सोर्स, गेट और ड्रेन, सोर्स, गेट और ड्रेन होंगे। ठीक है, वो पिछला उसमें 50 में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना, बेस बता दिया था, वो बेस नहीं है, ड्रेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा 52 क्या बोल रहा है कि एक PN संधि में रिसाव धारा बोलेंगे अपन लीकेज करंट को। रिसाव धारा किसको बोलेंगे? लीकेज करंट को बोलेंगे। ये कह रहा है कि एक PN संधि में रिसाव धारा का कारण है। रिसाव धारा का कारण क्या है? तो इसमें क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन दे रखे हैं, तापीय ऊर्जा, बी में दे रखा है रासायनिक ऊर्जा, अवरोधक विभव और बहुमत वाहक, यानी कि बहुमत वाहक यानी मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसका जो आंसर क्या रहता है? इसका आंसर ये रहेगा कि अगर मेरा PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो वो मेजॉरिटी कैरियर के साथ में फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो मेजॉरिटी कैरियर के साथ में फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर वह रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है PN जंक्शन डायोड, तो उस केस में माइनॉरिटी कैरियर के साथ में लीकेज करंट प्रोड्यूस करता है। दोनों चीज को ध्यान रखना, यानी कि PN जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में है तो वो मेजॉरिटी कैरियर के साथ में फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर रिवर्स बायस में है तो वो माइनॉरिटी कैरियर के साथ में लीकेज करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि लीकेज करंट केस में होगा वो अगर रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर, अब यहाँ पे समझने की बात है, अगर माइनॉरिटी कैरियर की वजह से लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें तापीय ऊर्जा की वजह से होता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर जैसे राइज होगा तो माइनॉरिटी कैरियर उसमें बढ़ जाएंगे और लीकेज करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आंसर अपना रहेगा तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन अपना है
53 इसमें क्या है, निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक कौन सा है, तो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका मात्रक रहेगा ओम मीटर। क्या अपन देखते हैं R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटा ए, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा एल, ठीक है। तो अभी जैसे क्या होगा कि अपना एरिया बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर और लंबाई बराबर मीटर में हो जाएगी, और R अपना होता है ओम इंटू मीटर स्क्वायर और लंबाई है मीटर में। तो मीटर से मीटर स्क्वायर एक कटेगा तो क्या होगा, ओम मीटर। तो जो अपना बचा है वो क्या है, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसका जो मात्रक रहेगा वो ओम मीटर रहेगा। इसमें आंसर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा 54, वो है चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो उसमें फ्लक्स स्थापित होने का विरोध करता है। यानी कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो उसमें फ्लक्स यानी कि उस मटेरियल में फ्लक्स स्थापित होने का विरोध करता है, उस गुण को क्या कहते हैं। तो एक चीज देखो कि अपन जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर में जो प्रवाहित होते हैं उनको बोलेंगे कंडक्टर, और वो उसकी वजह क्या है, वो एक उसकी चालकता की वजह से, यानी कंडक्टर में जो चालकता होता है उसका गुण होता है, उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो विरोध करता है वो होता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करने वाला होता है रेजिस्टेंस। ऐसे ही चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स 5 लिख दो, है ना, इसका विरोध करने वाला होता है वो होता है प्रतिष्ठम्भ बोलेंगे या रिलक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। रिलक्टेंस बोल देंगे या प्रतिष्ठम्भ बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो विरोध करता है वो रेजिस्टेंस होता है, और फ्लक्स का जो विरोध करता है वो रिलक्टेंस होता है, प्रतिष्ठम्भ। तो इसमें जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहेगा 55, प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो ऑप्शन ए है वो बोल रहा है कि प्रत्येक शाखा में विभव भिन्न होगा। देखो अपना ये बोल रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने क्या किया है, पैरेलल में मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से मान लो मैंने कोई सोर्स दे दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो अब पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में विभव भिन्न होगा। भिन्न तो नहीं होगा, विभव वोल्टेज जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, वो यहाँ पे भी रहेगा, तो भिन्न तो नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रत्येक शाखा में धारा समान होगी, धारा समान नहीं होगी, क्योंकि धारा यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, तो धारा समान नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। सी में क्या है, कुल शक्ति का मान प्रत्येक शाखा की शक्तियों के मान के बराबर होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। कुल शक्ति का मान किसी एक शाखा की शक्ति के मान के बराबर होगा नहीं। तो इसमें क्या है कि अगर मेरा यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यानी कि करंट आ रहा है और वोल्टेज सेम है, तो करंट तो अलग अलग रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा, वोल्टेज सेम है, तो V इंटू आई और V इंटू आई, और यहाँ पे जो करंट यहाँ से जो जा रहा है V इंटू आई। तो ये जो टोटल पावर है PT है, टोटल पावर वो हो जाएगा
जैसे इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, तो इसको P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये इक्वल हो जाएगा P, ठीक है। तो यही बात ये बता रहा है कि कुल शक्ति का मान प्रत्येक शाखा की शक्तियों के मान के योग के बराबर होता है। यानी कुल शक्ति का मान, इसका जो मान है प्रत्येक शाखा की शक्तियों के मान के योग, प्रत्येक शाखा की शक्तियों के योग के बराबर है। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट 56, तो इसमें ये बोल रहा है कि एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव पर 0.5 कूलम आवेश का संचरित करता है। संधारित्र की धारिता का मान होगा, यानी कि एक कैपेसिटर है जो 10 वोल्ट पर 0.5 कूलम का आवेश संचित करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। कैपेसिटर की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला है Q बराबर CV, ठीक है। तो Q बराबर CV, अभी पूछा क्या है, अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है, चार्ज दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। अपने को निकालना है C मतलब कूलम दे रखा है, ठीक है। C दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, और अपने को इसका जो धारिता है कैपेसिटेंस वो निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो निकाल सकते हैं अपन। तो C बराबर क्या होगा, Q बटा V। Q कितना है 0.5 और वोल्टेज कितना है 10, तो क्या आएगा 0.05 फेराड। तो इसमें कौन सा है अपना उत्तर, ये C। तो इसमें जो आंसर रहेगा 0.05 फेराड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी डीसी मोटर की चाल लगभग स्थिर होती है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा शंट मोटर। श्रेणी क्रम मोटर, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। जो संचय यौगिक यानी कि कम्युटेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये तो नहीं है। शंट मोटर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन सा कार्य परिणामित्र तेल का नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर ऑयल का नहीं है। इनमें से देखते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग जो प्राथमिक कुंडली का शीतलन, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का उसको शीतलन ठंडा करना, तो ये तो है। द्वितीयक कुंडली का शीतलन, तो ये भी है, यानी इसमें पूछा है कि नहीं है। अतिरिक्त अवरोधन प्रदान करना, ये भी है। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, तो ये तीनों तो इसके है, जबकि इसमें बोल रहा है कि नहीं है। तो इसमें जो फाइनल आंसर रहेगा प्रेरण युग्मन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा, जबकि ये इसके फेवर में है, ये इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। ठीक है, 58 का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। 59, क्वेश्चन नंबर 59 कि एक परिणामित्र के खुला परिपथ परीक्षण से ज्ञात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उससे अपन क्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है कि केवल शैथिल्य हानि, यानी कि ओनली हिस्टेरिसिस लॉसेस, केवल भंवर दर हानि, ओनली एडी करंट लॉसेस। सी में है शैथिल्य तथा भंवर दर हानि दोनों, यानी कि हिस्टेरिसिस और एडी करंट बोथ, और ताम्र हानि। तो इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये दोनों किस ऑप्शन में है, सी में। तो हिस्टेरिसिस और भंवरदार दोनों अपन ओपन सर्किट टेस्ट से करते हैं, और जो ताम्र हानि है वो अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा सी, शैथिल्य तथा भंवरदार हानियाँ दोनों।
यानी हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट दोनों ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट से अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपना 60 में क्या है कि एक परिणामित्र के पूर्ण भार यानी कि फुल लोड पर ताम्र हानियां 1600 वाट है, तो अर्धपूर्ण भार पर ताम्र हानियां क्या होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने योग्य है, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो इसमें क्या है कि फुल लोड पर ताम्र हानि कितनी है 1600, यानी कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका 60 का क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो I²R बराबर है 1600 वाट, यानी कि ये हो गई I²R यानी कि कॉपर लॉसेस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बराबर PLCU। ठीक है, PLCU कॉपर लॉसेस है। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मेरा रेजिस्टेंस, कोई भी लोड है ऑलरेडी लोड कनेक्टेड है, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कभी वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। अगर हीटर है, हीटर का अगर रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, या मोटर है, मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहने वाला, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लोड से क्या समझते हैं, लोड से ये समझते हैं कि अगर मान लो मेरा 100 एम्पियर का अगर लोड है, 100 एम्पियर का लोड है, यानी कि फुल लोड मान के चलता हूँ मैं कि 100 एम्पियर का है। अब 100 एम्पियर कब लेगा, जब मान लो कि मेरे पास जितने भी कनेक्टेड लोड है उनको मैं ऑन कर रखा है मैंने, वो यूज़ में आ रहे हैं। जैसे कि मान लो एक मोटर को चालू कर रखा है मैंने, हीटर को है, और जैसे मान लो और कोई पंप को यूज़ कर रखा है, वो सभी मिलके 100 एम्पियर ले रहा है, यानी कि मेरे फुल लोड मैंने ऑन कर दिए हैं। अगर यानी कि 100 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब मेरा 100 जो कनेक्टेड लोड है वो 100 एम्पियर ले रहा है, तो मतलब मेरा फुल लोड है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हाफ लोड करना है। हाफ लोड करने का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा करंट जो है मेरा आधा हो जाएगा, यानी कि 100 में से अगर 50% मैंने 50 करंट कर दिया, यानी कि लोड को मैंने आधा कर दिया, तो करंट मेरा क्या हो गया, आधा हो गया। तो अभी थोड़ा सा देखना क्या होगा कि मेरा जो करंट है उसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, इंटू R बराबर 1600। ठीक है, अब आधे लोड पे मेरा ये जो ये है, इसका आधे लोड पे मेरा ताम्र हानि क्या होगी, तो इसका कैलकुलेशन कर लो। I² बटा 4 इंटू R बराबर 1600। ठीक है, तो इससे अपन काटेंगे तो 400, तो I²R बराबर हाफ लोड पे कितना हो जाएगा 400। तो इसमें जो आंसर आएगा वो D आ जाएगा 400 वाट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे अपन 61 से स्टार्ट करें।